बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो डेंगू बुखार के बारे में है, जो अभी भी साउथ ईस्ट एशिया जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में बहुत पाया जाता है और कुछ और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी होता है। ठीक है, जो इसमें जो बुखार होता है, जो इसमें वो दो तरह की इसकी किस्में बुखार की। एक तो ये कि माइल्ड डेंगू फीवर होता है, मतलब हल्का, जिसमें ये होता है कि बुखार तो बहुत हाई होता है, लेकिन उसमें रैश, मतलब जो है ना, दाने दाने उसमें जिस्म पे बन जाते हैं और मसल और जॉइंट में पेन होता है। फिर इसकी जो दूसरी किस्म है, जो ज़्यादा सख्त किस्म की है और डेंजरस किस्म की है, जो है ना, उसको जो है ना डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी में उसमें अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट जो है ना ड्रॉप हो जाता है, और उसकी वजह से ना ब्लड प्रेशर भी बहुत ख़तरनाक हद तक लो हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा शॉक में जा सकता है और इस वजह से जो है ना बंदे की डेथ भी हो सकती है। वैसे तो दुनिया में इस जो कई मिलियन इस बीमारी की वजह से लोग अफेक्ट होते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड में ज़्यादा है, और अभी जो है ना लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में भी ये बढ़ है। अब इसमें जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वो वैक्सीन की उसमें तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है, ठीक है, लेकिन यह है कि जो इसमें जो सबसे बेस्ट इसकी प्रिवेंशन का ये है कि जो है ना, यहाँ पे मच्छर इकट्ठे होते हैं, उन उस इस एरियाज़ को जो है ना उनको ख़त्म किया जाए। आई मीन उस एरिया को जहाँ पे मच्छर, फॉर एग्जाम्पल जो घरों के आगे पीछे पानी के ऐसे कलेक्शन पॉन्ड द्वारा होते हैं, उन पे कंट्रोल पाया जाए, तो ये जो है ना डेंगू की बीमारी जो है ना, इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अब इसकी कुछ सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं। कई लोग जो है ना, ख़ास तौर पे जो बच्चे और टीनेजर जो लड़के लड़कियां होते हैं, उसमें यह कि अगर ये माइल्ड किस्म की इलनेस हो तो इतना कोई ख़ास उसके साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन जब सिम्टम होना शुरू हो जाती हैं, जो आमतौर पे 4 से 7 दिन बाद होती हैं, उस मच्छर के काटने के बाद, जो मतलब इन्फेक्टेड मच्छर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आमतौर पे 104 डिग्री बुखार हो जाता है, और जो है मैं जो अभी अलामात बता रहा हूँ उनमें से कम से कम 2 अलामात हो सकती है। एक तो ये कि हेडेक हो सकता है, मसल में, हड्डी में और जो जोड़ों में दर्द हो सकता है। फिर मतली और उल्टी की शिकायत आ सकती है। फिर जो है ना जो आइज़ होती हैं उनके पीछे जो है ना दर्द हो सकता है, और जो है ग्लैंड्स, कुछ बॉडी के ग्लैंड जो है ना वो उनकी स्वेलिंग हो जाती है और रैश अपीयर हो जाती है। ये जो मैंने फीचर बताए हैं, इनमें से मतलब जो है ना अगर 2 हों, साथ हाई बुखार भी हो, तो जो है ना वो इसका यही सस्पेक्ट किया जाता है कि बंदे को डेंगू बुखार हो गया है। आमतौर पे लोग जब डेंगू बुखार का शिकार होते हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन में आमतौर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो है ना इनकी अलामात शदीद हो जाती हैं और वो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो जाती है। इसमें यह होता है कि आपकी जो खून की नालियों में डैमेज हो सकता है और वो लीक कर सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लेटलेट्स की शदीद कमी हो सकती है, तो इस वजह से ना ब्लीडिंग हो जाती है, और अगर ये हो जाए तो उसमें ना ये सीवियर किस्म की डिजीज़ है, जिसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। इसको दूसरा नाम डेंगू शॉक सिंड्रोम भी है। और जब ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो जाती है, जो इसकी जो साइन एंड सिम्टम है, ये आता है कि पेट में सख्त दर्द हो जाता है, ठीक है, फिर उल्टी जो है वो लगातार जारी रहती है, और जो है ना आपके जो है गम से, आई मीन मसूड़ों और जो है ना नाक से खून आ सकता है, और इसी तरह यूरिन में और स्टूल्स और उल्टी में भी खून आ सकता है। फिर जो है ना जो ब्लीडिंग होती है वो जिल्द के नीचे भी हो सकती है, जो है ना एक ब्रूजिंग की तरह के ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई चोट आई है, जिसकी वजह से ना जो है ना जल्द जो है ना ख़राब हो रही है। आई मीन कोई जैसे आप इंसान को चोट आती है तो खून जो जम जाए जल्द के नीचे, तो उस तरह उसको ब्रूज कहते हैं। फिर यह है कि सांस बंदे का जो है ना तेज़ी से आता है और सांस फूल भी सकता है, और जो है शॉक अगर हो जाए तो फिर जो है ना आपकी जो है जिस्म बिल्कुल ठंडा वो पड़ जाता है और फटीग हो जाती है, और बंदे को बड़ी बेचैनी और इरिटेबिलिटी होती है। अब इसकी मैं काजेज़ बता देता हूँ। इसमें यह है कि जो है ना इसके 4 किस्म के जो है ना डेंगू वायरसेस होते हैं, जो मच्छर की वजह से फैलते हैं, और फिर जो है ना वो ह्यूमंस को जब वो मच्छर काटते हैं तो उससे वजह से ना डेंगू बुखार हो सकता है।
यानी एक बंदे को जो इसको डेंगू का वो शिकार हुआ है उसको अगर मच्छर काटेगा तो उसके मच्छर के अंदर वो वायरसेस चले जाएंगे और वो मच्छर अगर फिर किसी दूसरे जो सेहतमंद बंदे को काट ले तो उसको डेंगू जो है ना ट्रांसफ़र हो सकता है। और फिर इसमें यह होता है कि जब आम बंदे की रिकवरी होती है तो जो उस वायरस जो वायरस जो मैंने बताया ना 4 किस्म के वायरसेस में, जिस वायरस से बंदे को डेंगू का बुखार हुआ उससे आमतौर पे इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। लेकिन ये है कि ये एक तरह की ये डेंजरस भी एक सिचुएशन हो जाती है कि वो उस बंदे को अगर जो है दोबारा अगर हो जाए, मतलब जैसे वो ने बोला ना कि 4 किस्म के डेंगू वायरसेस होते हैं, तो अगर दूसरी तीसरी या चौथी किस्म का हो जाए ना तो जो है ना वो सीवियर किस्म की मतलब शदीद किस्म की बीमारी फिर से हो सकती है। जो मतलब इम्यूनिटी जो है जिस वायरस की वजह से डेंगू हुआ है उसके ख़िलाफ़ तो इम्यूनिटी होगी, लेकिन जो दूसरा तीसरा चौथा नंबर का जो वायरस है इसका डेंगू का वो आपको अटैक फिर भी कर सकता है। और जैसा मैंने पहले बोला कि इसमें डेवलप जो है ना जब अगर आपकी एक दफ़ा बीमारी हो जाए और अगर दूसरी तीसरी दफ़ा आप इसके शिकार हो जाएं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ। एक तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जब ऐसे एरिया में आप ट्रैवल करें तो जहाँ पे डेंगू का बुखार कॉमन है तो उस पर फिर आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला जो ना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड और लैटिन अमेरिका कैरेबियन में ये काफ़ी अभी तक, अगर ऐसे एरिया में ट्रैवल करें तो आपको डेंगू का जो है ना बुखार होने का चांस है। ठीक है। फिर यह है कि अगर आपको पहले इन्फेक्शन डेंगू का हो चुका है और अगर दोबारा हो जाए तो वो ज़्यादा सीवियर किस्म की जो है ना फॉर्म में होता है आमतौर पे, तो ये एक जो है ना एक तरह की इसमें डेंजरस बात है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ कि उसमें कॉम्प्लिकेशन में यह है कि अगर ये ज़्यादा सीवियर किस्म की बीमारी हो जाए तो वो जो ना आपके फेफड़ों को, जिगर को और दिल को डैमेज कर सकती है और ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल डेंजरस लेवल से नीचे ड्रॉप हो सकता है। जैसे अगर आपने एक मेरी ब्लड प्रेशर की वीडियो देखी होगी, मैंने लो ब्लड प्रेशर का बताया था कि 90/60 जो एक लोएस्ट नॉर्मल लेवल है, लेकिन उससे भी ये जो है ना अगर नीचे चला जाए तो वो बहुत सीरियस एमरजेंसी हो सकती है। तो ये डेंगू फीवर में ना ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क है कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन चला जाता है और ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला जाए तो अगर पेशेंट एमरजेंसी में ना पहुंच सके तो वो जो है ना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, शॉक हो सकता है पेशेंट और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब इसके थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर डिस्कस कर लेते हैं। एक वैसे वैक्सीन इसका आ गया जिसका नाम डेंगवैक्सिया है, जो 9 से 45 साल की उम्र में जो लोग हैं उनको दिया जाता है और जो है ना आमतौर पे इसकी 3 डोजेज में दिया जाता है एक साल के अंदर। ये जो है ना थोड़ा सा इसके जो है ना ये समझ लें कि 50% से ज़्यादा ये एफिकेसी है वो डेंगू रिड्यूस करता है। लेकिन ये जैसे मैंने बताया ना 9 ईयर से 45 ईयर की एज तक देते हैं, तो इस वजह से ये यंगर बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसे छोटे बच्चों को दिया जाए ना तो उसमें इनका जो ना वैक्सीनेशन के बाद जो है ना वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर छोटे बच्चों को दिया जाए ना तो अगर उनको जो है 2 साल के बाद जो है ना इंक्रीज़ हो सकता है डेंगू फीवर, जो सीवियर वाली जो डेंगू फीवर का जो है ना रिस्क, मतलब टीका लगने के 2 साल के बाद उनको जो है वो उनका वैक्सीन की वजह से ना डेंगू फीवर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये छोटे बच्चों को दिया जाता है और जैसा मैंने पहले बोला है 9 साल के बच्चे और 45 साल के जो है ना अडल्ट लोगों तक ये वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन इतना भी बहुत कोई ये इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। बाकी ये कि इसके जो प्रिवेंटिव मेजर वही हैं कि आप मच्छरों से अपने आप को बचाएं। इसका जो डेंगू का बुखार जो मच्छर है इसकी एक और ख़ास बात यह है ना कि ये दिन को भी आमतौर पे काटता है। जो एक्टिव होता है ना ये सुबह से शाम तक एक्टिव होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रात को ये नहीं काटेगा, रात को भी काट सकता है। फिर ज़ाहिर है अगर मच्छर से आप बचाव करें, अपनी ऐसे कपड़े पहने जो फुल स्लीव हों और जो है ना और इसमें लॉन्ग पैंट्स हो जो है ना और जुराबें वगैरह पड़े जुराबें और जो है ना उसमें मतलब जो है ना जो भी आप जितना भी आपको जिस्म को पूरा कवर करने वाली जो चीज़ें हैं वो आप पहने रखें। फिर जो है ना मॉस्कीटो रिपेलेंट्स आते हैं, परमेथ्रिन जो है ना वो आप कपड़ों पे, शूज़ पे और जो है ना कैंपिंग वाली चीज़ों पे, बेड नेटिंग पे जो है ना आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
और फिर स्किन में भी जो है स्किन के लिए एक रिपेलेंट आता है जिसमें डीट की एटलीस्ट 10% कॉन्सेंट्रेशन हो, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चूँकि मच्छरों से बीमारी फैलती है, ख़ास तौर पे जो घर के इर्द गिर्द जो है ना, जो ऐसे एरियाज़ में आप रह रहे हैं जहाँ पे थोड़े बहुत गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा रहता है, एक तरह के छोटे छोटे पॉन्ड बन जाते हैं, तो वो डेंजरस होते हैं। वहाँ पे मच्छरों की इस तरह की मच्छरों की अफजाइश होती है और अंडे देते हैं। तो वो जो है ना ऐसे गढ़ों को, और जहाँ पे पानी की कलेक्शन हो ज़्यादा देर तक, तो वो है ना वो उनको बिल्कुल जो है वो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनका एलिमिनेशन। क्योंकि चूँकि उधर मच्छरों की अफजाइश होती है, तो उस वजह से ना जो है ना अगर पानी मतलब आपके घर के इर्द गिर्द जो है ना इस तरह की सराउंडिंग में आपका थोड़ा बहुत पानी जमा हो ऐसे, तो वो जो है ना वो एक तरह का आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिर इसमें यह भी है कि अगर आपने घर पे कोई पानी इकट्ठा किया हुआ है, जैसे किसी पौधों को लगाने के लिए जो कंटेनर होते हैं, एनिमल्स की डिशेस होते हैं, अगर उनमें जो है ना वो पानी ज़्यादा ना इकट्ठा करें, और हफ्ते में कम से कम एक बार ना उन सारे जो कंटेनर को ना जहाँ पे आपने स्टिल वाटर होल्ड किया वो जो है ना उसको आप एम्प्टी करें और फ्रेश उसमें वो पानी डालें। मतलब यह है कि आपने पानी रखने वाली कोई भी चीज़ें ऐसे जो है ना उसको आप ज़्यादा देर उसको ना रहने दें। और फिर जो अगर आपने इस तरह के पानी रखा हुआ है स्टोर करके, जैसे अपने पौधों वगैरह को देने के लिए, तो उस पर आप जो ना उनकी उस पर कवरिंग रखें। अब आ जाते हैं इसके जो डायग्नोसिस की तरफ। इसका डायग्नोसिस कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेंगू की बुखार की जो अलामतें, कभी कभी मलेरिया या टाइफाइड बुखार, जो पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी उनसे थोड़ी मिलती जुलती हैं, तो कभी कभी जो है इसका डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। और एक और बीमारी आती है लेप्टोस्पायरोसिस, उसकी भी सिम्टम तकरीबन इसी तरह की होती हैं। तो उसमें यह कि जो ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री, अगर जब आप इस तरह की सिम्टम के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं। फिर ये पूछते हैं कि आपको मच्छरों ने तो नहीं काटा, कौन कौन से एरियाज़ में किस डेट को आप रहे हैं। तो फिर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेसिस के बाद फिर कुछ टेस्ट वगैरह आते हैं जिसमें डेंगू वायरस डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो जो है ना लेट आती है। तो इस वजह से, क्योंकि ये थोड़ी सी सीरियस इलनेस हो सकती है, इस वजह से ट्रीटमेंट आमतौर पर टेस्ट की रिपोर्ट से पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसकी इनके वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और जो है अगर लट से जैसे ये सारी उसकी एक तरह की जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, मतलब एक बंदे को इसकी जो है डेंगू बुखार की वजह से बहुत शदीद उल्टियाँ आ रही हैं, या उसको जो है ना फ्लूइड्स की कमी हो गई है, यानी डिहाइड्रेशन हो गई है, और बुखार ज़्यादा हो गया, तो उस हिसाब से जो है ना उसको दवाई दी जाती है। तो उसमें यह है कि आपने भी ये ख्याल रखना है कि आपने जो है सिम्टम अपनी जो साइंस जो है ना वो आपने नोट करने हैं। और अगर मिसाल के तौर पे आपको जो इसकी जो डिहाइड्रेशन हो जाए, जिसकी सिम्टम होती हैं, जैसे कि आपको यूरिन आना बहुत कम हो जाता है, बहुत बिल्कुल ही बंद हो सकता है, या फिर आपके जो है आंसू बिल्कुल खुश्क हो सकते हैं, आपके जो माउथ ड्राई हो सकता है, और थकान और जो है ना बिल्कुल एक फटीग की कैफियत हो सकती है। तो उसके जो है ना वो सिम्टम आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो है ना इस तरह की सिम्टम जो है ना वो आपको एक तरह की ये इंडिकेट करती हैं कि ये आपको इस मर्ज़ से लाहक हो गए हैं, ठीक है। फिर ये कि हम आमतौर पे सिंपल पैराडोल वगैरह देते हैं बुखार वगैरह कम करने के लिए, और अगर जो है कुछ पेन रिलीवर भी दे देते हैं अगर बंदे को शदीद दर्द हो रहा हो। पेन रिलीवर की मैंने बात की। पेन रिलीवर आमतौर पे ऐसे नहीं देते कि आपको जो है अब ये नहीं है कि हम आपको ब्रोफिन या उस तरह की चीज़ें नेप्रोक्सन वगैरह दे दें। मतलब पेन रिलीवर एक ये समझ लें कि पैनाडोल से ही काम चलाते हैं, क्योंकि जो है ना क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का ख़तरा होता है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। तो अगर आप डॉक्टर आपको ब्रोफिन वगैरह दे दे तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो इस वजह से ना जो है पेन रिलीवर, अगर बंदे को बॉडी में पेन है तो बस यही है कि पैनाडोल से ही हम काम चलाते हैं, ठीक है। और जो है ना फिर यह कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का डेंगू फीवर, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर मैंने जो जैसे बोला शुरू में, अगर वो हो जाए तो फिर ज़ाहिर है बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, फिर ड्रिप्स वगैरह
लगानी पड़ती हैं ताकि उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की रिप्लेसमेंट हो जाए। और फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अगर नीचे जितना ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में बोला, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत नीचे जा सकता है जो डेंजरस हो सकता है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है अस्पताल में। फिर यह कि कभी कभी जो है ना इसको, क्योंकि खून की मतलब ब्लीडिंग क्योंकि बॉडी में हो सकती है, तो वो फिर लेट से प्लेटलेट कम हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उनका बंदे को ट्रांसफ्यूजन भी लगाना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको किसी भी बीमारी के मतलब आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें। मेरा जो चैनल बनाने का यही मकसद है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहत के बारे में आगाही दूँ। ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान में जो लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको जो है ना आगाही नहीं है अपनी सेहत की या मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में पता नहीं होता, तो वो आमतौर पे घरेलू वो घर पे ही इस तरह की जो है ना इधर उधर वो टोटके लगा के ट्रीट करते रहते हैं, तो वो कभी कभी वो डेंजरस सूरत हाल हो सकती है। तो ये जो सिम्टम या सारी मैं जो है ना मतलब क्लिनिकल जो है एक तरह की प्रेजेंटेशन बीमारियों की डिस्कस करता हूँ, इसका यही मकसद है कि आप इस चीज़ को शुरू से आखिर तक एक तो वीडियो देखा करें और ये सारी चीज़ें गौर से सुना करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह की बीमारी में किस तरह की अलामत होती है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी पहले, वैसे तो मैंने अभी वीडियोस काफ़ी अपलोड कर दी हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने मलेरिया की, टाइफाइड की वीडियो वगैरह बनाई हैं, तो उसमें वो भी आप गौर से देखें, उसमें भी आपको पता चलेगा उन बीमारियों की क्या अलामत होती हैं और फिर ये डेंगू की क्या होती हैं। तो ये ना कि आपको एक तरह की ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने चैनल बनाया है, ताकि आपको पता चल जाए और ताकि आपको आप जो है ना फौरी तौर पे आप हेल्थ अथॉरिटी से रब्ता करके अपनी जो है ना तकालीफ कम कर सकें, और जो है ना ख़तरनाक जो चीज़ें हो सकती हैं, जो मतलब शॉक वगैरह और इस तरह से बच सकें, और आपकी जो है ना सेहत ठीक रहे। ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और वीडियो को काइंडली शेयर कर दिया करें अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुई है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।